ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पर। ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसके अभाव में मानव नहीं रह जाता है। कल्पना करो कि अगर आपके ऊपर किसी बाहरी लोगों का नियंत्रण हो, कंट्रोल हो, और आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो आप कितने दिनों तक इस तरह के जीवन या इस तरह से रह सकते हो? पता चलेगा एक दिन भी नहीं। उसका विरोध करने लगोगे, बेचैन होने लगोगे। हमारे भारत के इतिहास को देखें तो 1885 से और उससे पहले से लगभग अगर खुल करके देखा जाए तो 1765 से, हाँ क्या हुआ महेश, हाथ उठाया है, कुछ पूछना है कि गलती से भाई? हाँ हमको लगा। हाँ ये महेश नया आया है, उतना दिन से गायब था। अच्छा ये फंक्शन नया आया है इसमें, मीट में, और आज ही आया है, तो आज ये एक्सपेरिमेंट भी कर लिया महेश। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि ये ऐसा टॉपिक है जो टॉपिक आज से नहीं, जब से मानव इस धरती पे आया है तब से इस मानव के लिए सोचनीय विषय है। मानव खुद की तो वो अधिकार चाहता है, लेकिन दूसरे के लिए, अब दूसरे पर या दूसरे को अपने विकास के लिए वही अधिकार छीन भी लेता है। इसलिए हमारा टॉपिक है आज का फ्रीडम या स्वतंत्रता। ये पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा टॉपिक है जो इसके बगैर आप पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी की कल्पना नहीं कर सकते। ये क्या हो गया? आप लोग को सुनाई दे रहा है? हाँ, तो इसके बगैर आप पॉलिटिक्स की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो है टॉपिक स्वतंत्रता या फ्रीडम। याद करो, आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ते हो आप इतिहास विषय में, तो उसका नाम ही है फ्रीडम फाइटिंग, यानी स्वाधीनता आंदोलन। उसका नाम ही है। आधुनिक भारत का जब इतिहास पढ़ते हो तो उसका नाम ही है स्वाधीनता आंदोलन। स्वाधीनता आंदोलन अगर ये शब्द यूज किया गया है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं, हाँ, कहीं ना कहीं हम किसी के पराधीन होंगे, पराधीन होंगे, तभी तो उसके खिलाफ लड़े स्वाधीनता के लिए। तो यही स्वाधीनता स्वतंत्रता कहलाता है। और यही स्वाधीनता के लिए एक और टर्म यूज किया जाता है, स्वराज। तो स्वराज, स्वाधीनता और स्वतंत्रता, ये एक ऐसा शब्द है जो आधुनिक या मॉडर्न पॉलिटिक्स का केंद्र है। इसके बगैर किसी भी राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाज का चाहे कितना भी बड़ा कद्दावर नेता हो या एक अदना सा नेतृत्व करता हो, उसके जेहन में इसकी प्रतिष्ठा, इसका प्रमोशन, इसका विकास और इसका सम्मान हमेशा रहता है। यानी कि अगर राजनीति करना है तो स्वतंत्रता के सिद्धांत को समझ करके रखना होगा। और अगर आप राजनीति नहीं भी करते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? हाँ, तो अगर आप राजनीति नहीं भी करते हैं तो भी मानव का स्वाभाविक प्रवृत्ति है स्वतंत्रता। मानव ही नहीं, अन्य जीवों का भी स्वाभाविक प्रवृत्ति है स्वतंत्रता। यानी कि स्वतंत्रता के बगैर कुछ भी नहीं। कल्पना करो, हम आपको खूब अच्छे खाना दें, खूब अच्छा पहनने के लिए दें, सब कुछ दें, लेकिन फ्रीडम न दें, आपको सोने के पिंजरे में कैद कर दें,
तो पता चलेगा आप एक दिन भी रहना नहीं पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए फ्रीडम, स्वतंत्रता। आजादी सबको प्यारी होती है, लेकिन मनुष्य इसको अपने लिए तो इनबिल्ट मान लिया है कि हमें कुदरत ने ऐसा बनाया है इसलिए हमें चाहिए, लेकिन दूसरे जीवों को हमेशा अपने हित के लिए, अपने हित साधन के लिए पराधीन बनाते रहता है। जैसे आप देखो, कई ऐसे जीव है, पशु है, जिसको मानव अपने शौक के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी जरूरत के लिए उसको पराधीन बांध देता है, उसको सिक्कड़ में कैद करके रखता है और जैसा चाहता वैसा व्यवहार करता है। तो ये जो स्वतंत्रता है, ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा जीवंत शब्द है जो हर एक जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है। इसके बगैर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अब मानव के लिए स्वतंत्रता क्यों चाहिए, क्या है स्वतंत्रता का मतलब, ये सारी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 1 मिनट सिर्फ हमको टाइम दीजिएगा। किसी का फोन आया। हेलो, हाँ बोलो। क्लास ले रहे हैं? अभी तो अभी तो हम क्लास ले रहे हैं बाबू। ठीक है, तो आओ कल आओ। ठीक है, आप तो स्वतंत्रता के बगैर सब कुछ अधूरा है। आपको कुछ भी कर दिया जाए, सारी सुविधा दे दी जाए, सारी तकनीक दे दी जाए, अमीर बना दिया जाए, लेकिन कैद कर दिया जाए तो फिर सब बेमानी है। इसलिए हमारा ये विषय है। अब इसको हमको कैसे कैसे समझना है। एक और बात याद रखो, हमारे जब इतिहास की चर्चा करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास को हम 3 खंडों में बांटते हैं। चाहे कहीं का भी इतिहास पढ़ें, आप दुनिया का किसी भी कोने का इतिहास पढ़ें, तो इतिहास को हम 3 खंडों में बांटते हैं। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये 3 कालखंडों में हम पूरे दुनिया के इतिहास को बांटते हैं। भारत के संदर्भ में देखना है तो भारत को पहले लिख लेना कि भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का मध्यकालीन इतिहास, भारत का आधुनिक। तो मानव शुरू से ही, यहां से ही स्वतंत्रता का अपना जो उच्छृंखल स्वतंत्रता है, बेहिसाब स्वतंत्रता है, उससे वंचित रहा है। यानी कि उसके ऊपर, उसकी स्वतंत्रता के ऊपर कहीं ना कहीं हर एक कालखंड में नियंत्रण रहा है। लेकिन इसके समय, आधुनिक के समय में, जिसकी शुरुआत हम 1757 से मानते हैं, भारत के संदर्भ में अगर बात करें, इसके समय में हम स्वतंत्रता के लिए 200 साल तक लड़ाई कर लड़े हैं। 1757 से लेकर के 1947 तक। और इस दौरान जो हम लड़ाई लड़े हैं, इसको फ्रीडम फाइटिंग कहा गया है, स्वाधीनता आंदोलन। 57 से 1947 तक इसको स्वाधीनता आंदोलन कहा गया। 1757 यानी जब से ब्रिटिश हुकूमत भारत में कब्जा की, 1765 से शुरू हो जाता है उसके खिलाफ मूवमेंट। और ऑफिशियली अगर औपचारिक रूप से देखा जाए तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना से संस्थागत रूप से या औपचारिक रूप से अंग्रेजों के खिलाफ मुक्ति आंदोलन या फ्रीडम फाइटिंग शुरू हो जाता है, स्वाधीनता आंदोलन शुरू हो जाता है। तो भारत के लोग शुरू से ही स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं, और सिर्फ भारत के नहीं, दुनिया के हर एक कोने में लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं। और स्वतंत्रता के नाम पर लाखों लोगों की जान भी गई है, और आज भी जाता है। आज भी कई तरह की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के अलग अलग रूप को लेकर के लोग लड़ते रहे। 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हम यही कह रहे थे कि ये स्वाधीनता के लिए संघर्ष मानव का एक ऐतिहासिक संदर्भ रहा है। शुरू से ही इसके लिए लड़ा है मानव, स्वतंत्रता के लिए। आज भी स्वतंत्रता के लिए कई तरह की लड़ाई लड़ी जाती है, जैसे महिलाओं की अधिकार की स्वतंत्रता, समानता के लिए, समानता के अधिकार के लिए, कई तरह के स्वतंत्रता के जो अलग अलग ये हैं। जैसे महिलाओं की स्वतंत्रता कि भाई हमको भी पढ़ने का या कहीं घूमने का या कहीं भी जाने का अधिकार मिले, काम करने का अधिकार मिले। पता नहीं, धर्म के लिए भी एक स्वतंत्रता का अधिकार के रूप में कि हमको कोई भी धर्म मानने, छोड़ने का अधिकार मिले। इस तरह से स्वतंत्रता का इतिहास
या स्वतंत्रता के संघर्ष का इतिहास मानव के साथ हमेशा जुड़ा रहा है। अब ये कोई नवीन प्रैक्टिस नहीं है, न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं है, हमेशा रहा है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसको क्यों जानना चाहिए। क्यों हमें स्वाधीनता या स्वतंत्रता की बात करनी चाहिए? तो स्वतंत्रता क्यों? और दूसरा, ये क्या है, स्वतंत्रता क्या है? जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनको तो ऐसे भी जानना चाहिए, और ऐसे भी कोई और एग्जाम में आपको इसको जानना है। तो स्वतंत्रता क्यों और स्वतंत्रता क्या है, ये दो ऐसे टर्म है। कोई बता सकता है क्या है फ्रीडम, स्वतंत्रता? एक एक करके हम इस पर बात करेंगे कि क्या है स्वतंत्रता। सबसे पहले देखते हैं, कोई बता सकता है क्या है स्वतंत्रता? व्हाट इज फ्रीडम? कोई भी बता सकता है, बताओ। एक दूसरे का अधिकार मिलना, तो फिर वो तो अधिकार हो गया बच्चा, स्वतंत्रता कहा ना। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब है कि नियंत्रण या प्रतिबंध का अभाव। स्वतंत्रता का मतलब है प्रतिबंध या नियंत्रण का अभाव। अब आप देखो कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, आप अपने घर में भी स्वतंत्र नहीं, क्योंकि आपके घर में भी कई तरह के प्रतिबंध है आपके ऊपर कि इतने टाइम घर से बाहर मत रहो, ये मत खाओ, इसके साथ मत रहो, कई तरह के प्रतिबंध हैं। तो इसका मतलब यह है कि शुद्ध स्वतंत्रता या परिशुद्ध स्वतंत्रता का आज भी अभाव है। आज भी हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं। इसका मतलब यह है कि प्रतिबंध का अभाव और नियंत्रण का अभाव। प्रतिबंध किसका? बाहरी। नियंत्रण किसका? बाहरी। बाहर से किसी तरह का कोई नियंत्रण ना हो, बाहर से कोई प्रतिबंध ना हो। बाहर मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने आप कल्पना करो, आप खुद भी अपने ऊपर प्रतिबंध लगा करके रखते हो। आप अपने ऊपर खुद भी प्रतिबंध लगा करके रखते हो और खुद को स्वतंत्रता के स्वतंत्र खुद में स्वतंत्र रहते हो। ऐसा है, कई ऐसे काम हैं जो आपका दिल कहता है कि ये करें, लेकिन आपका दिमाग कहता है ना, ये नहीं करना है, नहीं करने देंगे। ऐसा है। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से शुद्ध स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता, कितनी स्वतंत्रता है, ये हम आगे बात करने वाले हैं। तो एक लाइन में समझ लीजिए, स्वतंत्रता का मतलब है नियंत्रण का अभाव, उस पर किसी भी तरह का कोई बाहरी नियंत्रण ना हो और किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध ना हो। दूसरी अर्थात ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का व्यवहार करना चाहे देन वो कर सकता है, यह स्वतंत्रता है। उस पर किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। दूसरी ओर स्वतंत्रता का मतलब ये होता है, ये तो हो गया कि नियंत्रण का अभाव होना चाहिए तब स्वतंत्रता होगा, प्रतिबंध का अभाव होना चाहिए तब स्वतंत्रता होना चाहिए। ये स्वतंत्रता का एक परिभाषा है। दूसरी परिभाषा ये भी है कि स्वतंत्रता तभी होगी, ये हम लोग इसको समझ लेंगे क्योंकि इस पे आपको आगे बहुत सारे इसके सब्जेक्टिव जब एग्जाम देंगे आप कोई, तो उसमें इस तरह की बातों को समझ करके लिखना होगा, या ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है, तो आप इसको समझ करके रखिए। दूसरी ओर स्वतंत्रता का अर्थ होता है व्यक्ति की स्वयं को अभिव्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का अवसर है, उसका विस्तार करना है। यानी कि स्वयं की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति कहने का मतलब है प्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। जैसे आप अपने
भावों का अभिव्यक्ति कैसे करते हैं? बोल करके करते हैं। अब आपको बड़ा आदमी बनना है, तो बड़ा आदमी बनने के लिए आप कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो आप बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसके माध्यम से फिर बड़ा आदमी बनते हैं। यानी कि स्वयं को अभिव्यक्त करना भी, अभिव्यक्त करना या अभिव्यक्त, स्वयं की अभिव्यक्ति की विस्तार स्वतंत्रता कहलाता है। तो ये होता है स्वतंत्रता का दो परिभाषा। ठीक है, ये कब होगा, इससे क्या होगा? तो इसके कारण व्यक्ति में क्रिएटिविटी आएगा। यानी कि व्यक्ति को अगर क्रिएटिविटी चाहिए, रचनात्मकता चाहिए, तो स्वतंत्रता जरूरी है। अपना कैपेसिटी बिल्डिंग करना है तो स्वतंत्रता जरूरी है। यानी कि रचनात्मकता अब क्या है ये बताते हैं, और क्षमता निर्माण का पूरा तरह से अवसर मिले तब आपको स्वतंत्रता है। रचनात्मकता क्या है? रचनात्मकता को इंग्लिश में क्रिएटिविटी कहा जाता है। क्रिएटिविटी यानी कि कुछ भी करने की, जैसे आपको कुछ बनाना है या कुछ भी गाना है, नाचना है, खेलना है, कुछ भी जो आप कर सकते हैं, आपको लगता है कर सकते हैं, और उस पर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है, आप स्वयं से जैसा मन करे वैसा क्रिएशन कर सकते हैं। ये है स्वतंत्रता। ये ना कि आपको मन कर रहा है कि आप नाचें और किसी का प्रतिबंध हो, नियंत्रण हो। आपको मन करता है कुछ बनाए लेकिन कोई करने ही नहीं दे रहा है, रोक दे रहा है। तो यानी क्रिएटिविटी और क्षमता विकास, कैपेसिटी बिल्डिंग, जब आपके पास करने की क्षमता होगी, क्षमता निर्माण स्वयं का करेंगे, तब जाकर के आपको स्वतंत्रता मिलेगा, स्वतंत्रता का अनुभव होगा। तो स्वतंत्रता का दो परिभाषा है, मतलब होता है, एक तो प्रतिबंध और नियंत्रण का अभाव होना चाहिए, दूसरा अपने व्यक्तित्व के विस्तार करने के लिए, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए लोगों को अवसर मिले। अगर उसमें भी अगर नियंत्रण है, बाधा है, देन वो स्वतंत्रता नहीं है। आज आपको ये दोनों ही मिलता है, आधुनिक समाज ये दोनों प्रोवाइड करता है। किसी भी तरह का आपके ऊपर नियंत्रण नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उच्छृंखल हो जाएं, कुछ भी कर दें, नहीं है। आपके ऊपर राज्य का नियंत्रण होता है, कानून का नियंत्रण होता है, संविधान का नियंत्रण होता है, सामाजिक नियमों का नियंत्रण होता है। आप फ्री हैं, लेकिन नियंत्रण के साथ। आप उसी तरह से हैं जैसे हम लोग खेत में या मैदान में लंबा रस्सी बांध करके मवेशी को छोड़ देते हैं, उतना ही दूर तक वो स्वतंत्र है, उससे बाहर नहीं। उसी तरह से आप स्वतंत्र हैं कि आप लंबे रस्सी में डाल दिया गया है आपको कि इतना ही आप उड़िए, इससे ज्यादा आप उड़ेंगे देन दूसरे को नुकसान होने लगेगा। हो सकता है अगर हम पूरे पगहा को, रस्सी को खोल दें, देन आप क्या करें, चरते चरते दूसरा का लगाई गई फसल भी आप चर जाए, दूसरे का फसल को नुकसान कर दें, तो वहां पे वो स्वतंत्रता नियंत्रित है। तो उसी तरह से आपका भी, कि आप इतने भी स्वतंत्र नहीं हैं कि किसी दूसरे को मार दीजिए, किसी दूसरे को गाली दे दीजिए, किसी दूसरे की संपत्ति कब्जा कर लीजिए। यानी कि आप स्वतंत्र अपने लिए हैं, आपकी स्वतंत्रता से दूसरे के अधिकार और दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं होना चाहिए। तो नियंत्रण है, नियंत्रण रहना भी चाहिए। क्यों रहना चाहिए? समझ गए। अभिव्यक्ति का विस्तार का अवसर होना चाहिए स्वतंत्रता में, कि आपको जो मन करे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपकी अभिव्यक्ति की वजह से दूसरे का स्वतंत्रता बाधित होने लगे। कि आपको मन किया कि आज बहुत गुस्सा है, गाली देते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को छीन लेते हैं, किसी को धमका देते हैं, तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। समझ में आया? तो इस स्वतंत्रता का ये मतलब होता है। अब इस तरीके की स्वतंत्रता को हम दो तरीके से बांट देते हैं। ये जो स्वतंत्रता है, पहला, इसको हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं।
या आप कह सकते हैं कि सामान्यतः स्वतंत्रता को दो वर्गों में बांटा जाता है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। तो ये जो बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है उसको कहा जाता है नकारात्मक स्वतंत्रता। हमको यही स्वतंत्रता मिला है, संविधान से यही स्वतंत्रता मिला है। नकारात्मक स्वतंत्रता कुछ नियंत्रण के साथ, ठीक है। और दूसरा जो है अवसरों का विस्तार या अभिव्यक्ति की विस्तार की जो स्वतंत्रता है उसको हम सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता। तो कुल मिलाकर के आपको दोनों ही तरह का स्वतंत्रता मिला हुआ है। समझ में आया? अब ये स्वतंत्रता पे कुछ विश्व के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं और उन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया है, लोग उनसे प्रेरणा भी लिए हैं। उसी में से एक नाम है, स्वतंत्रता के संघर्ष में लड़ने वालों में से एक नाम है नेल्सन मंडेला। साउथ अफ्रीका के थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब हम देखते हैं इसका कुछ फैक्चुअल डाटा जो आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता की संघर्ष करने वाले कुछ महान विभूतियों में पहला नाम साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला का आता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। स्वतंत्रता की लंबी यात्रा या स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। यह पुस्तक का नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये नेल्सन मंडेला ने लिखा था। ये दरअसल स्वतंत्रता के उस अधिकार के लिए लड़े थे जिसमें समाज में, अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन ने, ब्रिटिशर्स ने रंग भेद लागू करके रखा था कि काले लोगों को कुछ अधिकार नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ गोरे लोगों को दिए जाएंगे। आज भी यूरोप और अमेरिका में, अफ्रीका में इसको लेकर के हमेशा एक तरह से कम्युनल वायलेंस या सोशल वायलेंस हो जाता है। अमेरिका में अगर किसी काले व्यक्ति को गलती से भी काला कह देंगे या अपने दोस्त को ही काला कह देंगे, ब्लैक, देन उसके लिए वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है, आपके ऊपर एफआईआर करवा सकता है। भारत में भी होता था, भारत में भी होता था। और महात्मा गांधी ने जब अपनी पॉलिटिकल कैरियर्स की शुरुआत की या अंग्रेजों से जब उनका नफरत शुरू हुआ तो इसी रंग भेद के वजह से ही शुरू हुआ था। उनको ट्रेन से उतार करके फेंक दिया गया था कि तुम काला आदमी ट्रेन में कैसे बैठा। तो काला और गोरे का खिलाफ स्वतंत्रता के लिए जो व्यक्ति लड़ा आधुनिक इतिहास में, पहला व्यक्ति वो हुए नेल्सन मंडेला। और उन्होंने अपने अनुभवों को इस पुस्तक में लिखा है। दूसरा एक और महिला है आंग सान सू की, म्यांमार की है आंग सान सू की, याद रखिएगा। आंग सान सू की, इन्होंने भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, बड़ी फेमस पुस्तक था जिसका नाम था फ्रीडम फॉर फियर। फ्रीडम फॉर फियर इनकी पुस्तक थी। डर से आजादी, डर से आजादी। जैसा हमने बोला कि आप स्वयं भी स्वयं को पराधीन करके रखे हुए हैं। आपके अंदर कई तरह के चीज हैं जो आपको पराधीन बना करके रखता है। जैसे
आप खुद स्वयं से डर के भी कई काम नहीं करते हैं। मन कहता है कुछ और, दिल कहता है कुछ और, मस्तिष्क कहता है, बुद्धि कहता है कुछ और। तो उसी में एक तरह की महिला थी, इन्होंने म्यांमार की, उन्होंने अपने पुस्तक के माध्यम से कहा कि लोगों को डरना छोड़ देना चाहिए। जब तक से डर के पराधीनता से मुक्त नहीं होंगे तब तक से आज़ाद नहीं होंगे। और इन्होंने म्यांमार के पॉलिटिक्स में या बर्मा के पॉलिटिक्स में जबरदस्त प्रभाव डाला, लोगों को मोबिलाइज किया कि सरकार से, संस्था से डरना छोड़ दीजिए और डर से आगे निकलिएगा तभी जीत मिलेगा। डर के आगे जीत है, यानी कि वास्तविक आज़ादी आपको तभी मिलेगी। समझ में आया? तो आज़ादी क्या है या स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता क्यों चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये संविधान में हमारा इस चीज का, क्योंकि आप देखिए हमने 1757 या 1885 से लेकर के 1947 तक, एक ओर है अंग्रेज या ब्रिटिशर्स, दूसरी ओर है भारतीय। अब इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ है, लड़ाई हुआ है, ये दोनों वर्ग के बीच में, इसी के लिए हुआ है। काहे के लिए भाई? आजादी के लिए। काहे के लिए भाई? स्वतंत्रता के लिए। किससे स्वतंत्रता? अंग्रेजों से स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? भारतीयों की स्वतंत्रता। इसी के लिए लंबा संघर्ष लड़ा गया, लाखों लोग मारे गए। अब आजादी के बाद जब शासन सत्ता की स्थापना शुरू हुई, सरकार, स्वतंत्र सरकार की स्थापना शुरू हुई, तो स्वतंत्र सरकार या स्वतंत्र शासन व्यवस्था को जब लाया जाने लगा तो उसके बाद संविधान का निर्माण किया गया। क्या है संविधान, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो उस संविधान में भी हमारी स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई मौलिक अधिकार के रूप में, यानी कि स्वतंत्रता आज भी हमें लिखित रूप से, रिटन में प्रोवाइड किया गया है। हमारी स्वतंत्रता को कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि हमने स्वतंत्रता के लिए ही लड़ाई लड़ी थी। हर एक घर से, हर एक परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था और अपनी कुर्बानी दी थी। ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता का मुंह जानने वाला नहीं था। इसीलिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट के रूप में स्वतंत्रता को भी जोड़ा गया। यानी ये मानव का या नागरिकों का मौलिक अधिकार है। मौलिक मतलब होता है फंडामेंटल। क्यों भैया? इसीलिए ताकि वे स्वयं की विकास कर सके। क्यों लाया गया, क्यों दिया गया? ताकि स्वयं का विकास कर सके। अगर स्वयं का विकास करेगा देन देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, परिवार का विकास होगा। इन सबों का विकास के लिए स्वतंत्रता जरूरी है। अब यहां से भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे जो पॉलिटी का हिस्सा है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा। अब आपके संविधान में स्वतंत्रता को मुख्यतः 4 अनुच्छेदों में 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेदों में बांटा गया है। 4 अनुच्छेदों के माध्यम से दिया गया है। अब हम आगे संविधान में स्वतंत्रता क्या है आप समझ चुके हैं, क्यों चाहिए स्वतंत्रता समझ चुके हैं। अब संविधान में कैसे दिया गया है, क्या होता है संविधान, वो हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी संविधान को समझ लो कि संविधान का मतलब होता है एक ऐसा विधान जो समान मत से बनाया गया है। समान मत से बनाया हुआ विधान को हम संविधान कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होगा, संविधान का मतलब है समान मत से बनाया गया विधान। यानी कि जब ये जो विधान बनाया गया, विधान का मतलब है नियम या कानून।
ये जो नियम और कानून बनाए गए सबों के आपसी सहमति से बनाए गए हैं। कौन होंगे जिसकी सहमति हम ये किए होंगे? तो देश के नागरिक, जितने भी देश के नागरिक हैं जिन्होंने संविधान निर्माण में भाग लिया था, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हिस्सेदारी निभाई थी, उन लोगों के आपसी सहमति से एक विधान बनाया गया, एक कानून बनाया गया, उसी को कहा गया संविधान। क्यों चाहिए संविधान, ये सब हम लोग जब संविधान की बात करेंगे तब। अब आते हैं उसी संविधान में। यही संविधान जो है, यही संविधान पूरे भारत को नियंत्रित करता है। थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, 1 मिनट थोड़ा स्याही डाल दीजिए। ठीक है, तो संविधान क्या है ये समझ लिए। तो समान मत से बनाया गया कानून, इसको लीगल डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, कानूनी दस्तावेज, कानूनी दस्तावेज भी कहा जाता है। किसको? संविधान को, या रिटन, सॉरी कानूनी कह रहे हैं, रिटन डॉक्यूमेंट, लिखित दस्तावेज कहा जाता है। क्या है भाई दस्तावेज? किस चीज का दस्तावेज है? तो लॉ का, कानून का। किसके द्वारा बना है, कैसे बना है? तो समान मत से, आपसी सहमति से बना है। तो किसकी सहमति से? तो देश के वो सभी प्रतिनिधियों के सहमति से जिनको संविधान बनाने की दायित्व दी गई थी। तो किसको दायित्व दी गई थी संविधान बनाने की? तो संविधान सभा को। ये संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे, लगभग 289 लोग थे। हाँ, 289, उसकी संख्या हम भूल रहे हैं, ठीक है हम बताएंगे। तो लगभग 300 लोगों का एक संख्या था जो मिल करके संविधान बनाया था। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि संविधान का निर्माण किसने किया, तो भूल के भी मत कहिएगा कि बाबा साहब आम्बेडकर ने किया था। ठीक है, पॉलिटिक्स में उसको यूज किया जाता है कि संविधान का निर्माण बाबा साहब आम्बेडकर ने किया था। संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था, जिसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसी में एक विभाग के या एक भाग के अध्यक्ष थे बाबा साहब आम्बेडकर या भीमराव आम्बेडकर, जिसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। कैसे संविधान निर्मित होना शुरू हुआ, कैसे कैसे कब कब। तो इसमें जितने भी संविधान सभा में लोग थे, सबों की आपसी सहमति से एक लॉ बुक तैयार किया गया, कानून की किताब तैयार किया गया, उसी को कहा गया संविधान। उसी संविधान में हमारी स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है कि भाई आपकी स्वतंत्रता कोई नहीं छीनेगा, क्योंकि उसी स्वतंत्रता के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी भाई। तो उसको कैसे हम लोग दरकिनार कर सकते हैं? ये तो उसी तरह से हो गया कि बारात गए हैं और दूल्हा को भूल गए। ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो वो दूल्हा है स्वतंत्रता, उसी स्वतंत्रता के लिए ही हम 200 वर्षों तक अंग्रेजों से लड़े। अब आइए देखते हैं संविधान में क्या प्रावधान है स्वतंत्रता के लिए। तो संविधान में दरअसल मौलिक अधिकार की बात की गई है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। इसी मौलिक अधिकार में एक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, और ये स्वतंत्रता का अधिकार को भी 4 वर्गों में बांट दिया गया है। ये स्वतंत्रता के अधिकार को भी 4 वर्गों में बांट दिया गया है। आप कह सकते हैं कि जैसे पहला जो अधिकार दिया गया है वो अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे इसको कहा जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो पहली आपकी जो स्वतंत्रता दी गई है, जैसा हमने स्वतंत्रता के परिभाषा में भी देखा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। इसी के वजह से, इसी अभिव्यक्ति की वजह से आज हम प्रधानमंत्री को भी गाली दे देते हैं, मुख्यमंत्री को भी दे देते हैं, किसी पड़ोसी को भी दे देते हैं, किसी को भी कुछ भी गाली दे देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं, उसके खिलाफ उसकी आलोचना कर देते हैं, इसी अभिव्यक्ति की वजह से। इसी हाँ, बोलने का अगर उसको अगर नोटिस कर लिया गया, अगर उसको नोटिस कर लिया गया और मानना का ये मान हो गया कि
आपने अवमानना की है, देन उस स्थिति में आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। जैसे हर एक चीज की स्वतंत्रता आपका नियंत्रित है, आपको बोले हैं कि नियंत्रित स्वतंत्रता है। अब ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कि आप किसी के घर में घुस के गाली दे दीजिए। आपकी स्वतंत्रता सकारात्मक है कि आप अपने बेहतरी के लिए कीजिए, लेकिन जैसे ही उससे सीमा पार करेंगे देन नकारात्मक स्वतंत्रता भी आ जाएगा, आपके ऊपर एक नियंत्रण भी हो जाएगा। उसके नीचे ही उछलिए कूदिए, ऊपर पार मत होइए। तो लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सिंपल सा उदाहरण है कि हम आज किसी को भी कुछ भी बोल लेते हैं, लेकिन जब नकारात्मक स्वतंत्रता वहां पर लागू हो जाता है जब आपके बोलने से शांति और व्यवस्था भंग हो जाए, आपके बोलने से ब्रदरहुड प्रभावित पड़े, भाईचारा खतरे में पड़ जाए, आपके बोलने से देश की एकता और अखंडता बाधित हो, वैसी स्थिति में आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। अब मान लो मीडिया वाले, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी कई तरह का होता है, हम बताएंगे। पहले मोटा मोटी देख लो कि कौन सी स्वतंत्रता आपको संविधान में दी गई है। तो सबसे पहला स्वतंत्रता है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। इसी एक्सप्रेशन का, फ्रीडम का हम फायदा उठा करके पेपर के, जैसे पेपर वाले लोग हैं, कुछ भी किसी के बारे में लिख देते हैं, छाप देते हैं, आप किताब में कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन आपका वहां पे एक नियंत्रण है किस चीज का, कि आपके लिखने और छापने से कहीं समाज में अशांति तो, भगदड़ तो नहीं हो गया, कहीं आपके छापने की वजह से किसी समुदाय विशेष, वर्ग विशेष को कोई क्षति तो नहीं हो रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर होगा तो दिन आप पे कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। दूसरा जो स्वतंत्रता है आपका, जो संविधान में दिया गया, अब हम उस पर बात कर रहे हैं। बाकी स्वतंत्रता का अपार मतलब है, अथाह मतलब है, अलग अलग हम उसको समझेंगे। दूसरा जो, फिर इसको भी ब्रेकअप देंगे कि कौन कौन से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये भी हम लोग बात करेंगे। दूसरा है अपराध के खिलाफ या अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी आपकी स्वतंत्रता है। अपराध के खिलाफ दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब यह है कि अगर जब तक आप किसी अपराध विशेष के लिए दोषी करार नहीं दे दिए जाते हैं, किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा। न्यायपालिका का काम है, वही न्याय करेगा कि आप अपराधी हैं कि नहीं है। पुलिस का अधिकार नहीं है कि वो सिद्ध करे कि वो अपराधी है, कि आप अपराधी हैं कि नहीं है। पुलिस का अधिकार नहीं है, न तो समाज का अधिकार है। किसका अधिकार है अपराधी को अपराध सिद्ध करने का? न्यायपालिका को। तो आपके खिलाफ अगर दोष सिद्धि जब तक से नहीं हो जाता है, या दोष सिद्धि से बचने के लिए आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ सकते हैं। तात्पर्य यह है कि अगर आपको पुलिस पकड़ करके ले जाती है तो आपको ये स्वतंत्रता है कि आप अपने आप को दोष मुक्त साबित कीजिए। ये आपका स्वतंत्रता है, आपका अधिकार है। ये नहीं कि पुलिस पकड़ करके ले गया, अब हमारा आजादी खत्म हो गया। नहीं, हमारी आजादी वहां है। हम अपने खिलाफ कि हम दोषी नहीं है, हम प्रमाण दे सकते हैं, कोर्ट में दे सकते हैं, न्यायपालिका को देंगे कि भैया हम देखिए हम ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमारे पास ये प्रमाण है। तो जब तक आपके ऊपर दोष सिद्धि नहीं हो जाता है तब तक आप आजाद हैं और अपने आप को दोष मुक्त करने के लिए सारे कदम उठा सकते हैं, वैधानिक कदम।
वकील हायर कर सकते हैं, प्रमाण पेश कर सकते हैं, या एविडेंस या गवाह तैयार कर सकते हैं, और उसके माध्यम से अपनी आज़ादी बरकरार रख सकते हैं। समझ में आया? तीसरा है, समझ में आया? हाँ, तीसरा है, तीसरा जो स्वतंत्रता है वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तीसरी आजादी है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को इंग्लिश में कहा जाता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कहां पे हिंदी लिखने से चलेगा? दोनों लिखोगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग का एक्सरसाइज होगा ना, ब्रेन का। अच्छा ना है? हाँ, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आपके शरीर और आप उस शरीर के अंदर जो प्राण है, आत्मा है, वो कभी किसी का पराधीन नहीं होगा, कोई उसको छीन नहीं सकता है आपसे। कब छीनेगा? तो युक्त विधि से, यानी कि कानून न्यायिक विधि से वो छीना जा सकता है। जब आप दोष सिद्धि हो जाए तो वैसी स्थिति में आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, फांसी दे दिया जाएगा। हाँ, क्या नहीं दिखाई दे रहा? हाँ, प्राण हम समझा रहे हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आपका शरीर, प्राण और शरीर या बॉडी और उसके अंदर रहने वाला प्राण या आत्मा, यह हमेशा स्वतंत्र रहेगा। इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होगा, कोई आपसे नहीं छीन सकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। ऐसा ना हो कि कोई सब स्वतंत्रता दिया गया है और शरीरों को कैद करके रखा गया है, आपकी आत्मा को ही कैद कर दिया है कि नहीं, आपको ये नहीं करना है, शरीर को ही कैद कर दिया गया है, तो इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है स्वतंत्रता का। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। लेकिन ये स्वतंत्रता भी छीनी जाती है। कब छीनी जाती है? जब आप कल्प्रिट घोषित हो जाते हैं, जब आप गुनाहगार घोषित हो जाते हैं। किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा। अगर न्यायपालिका ये सिद्ध कर दे कि आपने कुछ ऐसे अपराध किए हैं, आपने कुछ ऐसे ऑफेंस किए हैं, ऐसे गुनाह किए हैं जिसकी सजा आपके शरीर और आत्मा, शरीर को नष्ट करके ही दिया जा सकता है, तो क्या करेगी? आपको फांसी की सजा दे देगी। तो आपकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता छीन ली जाती है, वहां पर नष्ट कर दिया जाता है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आप शरीर से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आपके शरीर के ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। आपको जो मन करे, जैसा मन करे, मोटा होना है मोटा हो जाइए, पतला होना है पतला हो जाइए, भागना है भाग जाइए, सोना है सो जाइए। पूर्ण फ्रीडम कहीं भी नहीं है, कंप्लीट फ्रीडम कहीं नहीं है। ठीक है, कंप्लीट फ्रीडम जिस दिन हो जाएगा तो फिर आप किसी को कुछ समझेंगे नहीं, अब एनार्की हो जाएगा, समाज में अराजकता फैल जाएगा। तो प्राण एवं तीसरी स्वतंत्रता है आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये संविधान में जो दी गई है उसकी हम बात कर रहे हैं। चौथा है कि गिरफ्तारी के खिलाफ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट या अरेस्टिंग, गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण या स्वतंत्रता, या फिर निरोध से संरक्षण। निरोध का मतलब होता है कि डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसका मतलब यह है, चौथा जो आपको स्वतंत्रता दिया गया है
इन कॉन्स्टिट्यूशन वो है गिरफ्तारी के खिलाफ एवं निरोध से संरक्षण। इसका मतलब यह है सुन लो कि गिरफ्तारी के खिलाफ का मतलब यह है कि अगर कुछ विशेष परिस्थिति में, सपोज ऐसे समझ लो कि कुछ विशेष परिस्थिति में यहां है कि गिरफ्तारी के खिलाफ और निरोध से संरक्षण। इसका मतलब यह है कि मान लो कि ऐसा नहीं है कि पुलिस किसी भी मैटर में या किसी भी मामले में आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेगी, उसके खिलाफ आपको संरक्षण दिया गया है। उसके लिए उसको प्रॉपर तरीके से वारंट लाना पड़ेगा, तब जाकर के वो गिरफ्तार कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, दिन आपको पुलिस आएगी और गिरफ्तार कर देगी। उसके लिए उसको प्रॉपर तरीके से वारंट लाना पड़ेगा, और आपके पास भी ये राइट होगा कि आप वकील हायर करके उसके खिलाफ ये कर लें। यानी कि किसी भी तरह से आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है, उसके लिए कुछ नियम है, कानून है, उस कानून और नियम के दायरे में ही आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये जो प्रोटेक्शन दिया गया है, ये आपकी स्वतंत्रता है, आप उसके खिलाफ कदम उठा सकते हैं, आप अपना ये खड़ा कर सकते हैं, वो आपकी स्वतंत्रता है। इसी तरह से निरोध, यानी कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपको डिटेंशन कर दिया जाता है कि फलना जगह आप नहीं जाएंगे, फलना काम आप नहीं करेंगे। अगर लगता है कि भाई आपके ऐसा करने से कुछ सामाजिक उथल पुथल हो सकता है, कुछ संकट आ सकता है, तो वैसी स्थिति में पुलिस या प्रशासन चाहेगी तो आपको रोक सकती है, लेकिन उसके लिए भी आपको स्वतंत्रता दिया गया है। ऐसा नहीं है कि पुलिस या प्रशासन जब मन करेगा तब आपको हाउस अरेस्ट कर देगी, नजरबंद कर देगी, नहीं, उसके खिलाफ आपको अधिकार दिया गया है। तो अगर आपको हाउस अरेस्ट कर देती है, देन आप उसके खिलाफ न्यायपालिका में जा सकते हैं, न्याय की याचना कर सकते हैं। तो यहां भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो गिरफ्तारी के खिलाफ और निषेध या निरोध निषेध के खिलाफ भी आपको स्वतंत्रता या फ्रीडम दिया गया है। ठीक है, तो ये 4 बेसिक या मौलिक स्वतंत्रता आपको थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के माध्यम से प्रदान किया गया है। अब क्या क्या होता है, इसकी बारीकियों को हम लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, तब उसमें पढ़ेंगे। मोटा मोटी स्वतंत्रता क्या है ये आप समझ चुके हैं, और संविधान में क्या दिए गए हैं। अब इसमें अलग से इसकी बारीकियों को हम लोग देखेंगे जब हम लोग पॉलिटी पढ़ना शुरू करेंगे। तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समानता। ये हम उन चीजों पे बात कर रहे हैं जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिसके लिए आज भी पॉलिटिक्स काम करता है। उसके बगैर पॉलिटिक्स की कल्पना नहीं की जा सकती है। जिसमें क्या क्या था, स्वतंत्रता, समानता, ये सब था ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता, इन सब चीजों को पहले समझ लेंगे, देन इसी चीजों को हम संविधान में ढूंढेंगे। इन सब चीजों को संविधान में दिया गया है, और आज भी संविधान का कार्य ही है इन्हीं अधिकारों की रक्षा करना, इसलिए वो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, यहां तक अगर समझ में आ गया होगा, देन हम लोग जब संविधान पढ़ेंगे तो उसको अलग